अर्शद जी, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्कार, स्वागत है आपका। तो अर्शद जी, क्यों ना शुरुआत शुरू से की जाए। सबसे पहले आपके जीवन के शुरुआती प्रभावों के बारे में जानना चाहूँगी। बहुत अच्छी बात है कि आपने शुरुआत मेरे जीवन के प्रारंभिक काल से किया। शुरुआती जीवन मेरा अच्छा रहा। मेरे फादर का यह फैमिली बिजनेस था, इसलिए अच्छा माहौल में हम लोग का वक्त गुजरा। बहुत प्रेशर भी नहीं था पढ़ने लिखने का, बहुत खेल कूद करते हुए हम लोगों ने पढ़ाई भी की इसी बीच में। तो अच्छे माहौल में हमको मौका मिला काम करने का, पढ़ने का, खेलने कूदने का। इसी बीच में पढ़ाई भी जारी रही साथ में। तो प्रारंभिक पढ़ाई तो हमने अपने गृह जिला झाझा जमुई से किया। उसके बाद हम भागलपुर भी चले गए। भागलपुर में हम टीएनबी कॉलेज के छात्र हैं, तो टीएनबी कॉलेज से हमने हिस्ट्री में एमए भी किया। और वहाँ पर भी मेरा एक पैशन था खेलने का, तो वहाँ क्रिकेट टीम से हम खेलते भी थे। तो प्रारंभिक जीवन इस तरह से रहा। उसके बाद जो नौकरी में हम आए 1992 में, तो बीपीएससी 36 जो हुआ 1992 में हम लोग की ज्वाइनिंग हुई। तो उस वक्त से फिर लगातार सेवा में रहे हैं बिहार सरकार के। जी। मतलब शुरू से घर में पढ़ाई का माहौल है। जैसा कि आपने कहा कि आपने बीपीएससी एग्ज़ाम की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, तो इसकी शुरुआत के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? क्योंकि इसके लिए तो मैं अपने साथियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा कि घर के हालात बहुत हम लोग के अच्छे थे, तो इसलिए बहुत प्रेशर नहीं था कि एकदम नौकरी करना, जॉब करना था। लेकिन मेरे दोस्त साथी लोग अच्छे मिले, जिन लोगों की पढ़ाई की तरफ बहुत रुचि थी। उनके साथ मेरे ख़ास तौर से हम अपने दोस्त का नाम लेना चाहेंगे। एक प्रभात श्रीवास्तव, मदन श्रीवास्तव, नरेश गुप्ता, ये सब हमारे मित्र मंडली में थे और हम लोग मिल करके सामूहिक पढ़ाई करते थे। तो इसी क्रम में जब बात चली है तो हम ये भी कहेंगे, ग्रुप जो स्टडी होता है वो बहुत ही कारगर होता है, बहुत अच्छा होता है। तो उसमें हम लोग एक टीम में बैठकर पढ़ा करते थे, तो अच्छा लगा और उसके बाद इंटरेस्ट भी गया उस तरफ। फिर बीपीएससी का जो फॉर्म निकला तो हमने भी सबके साथ भरा, बहुत सीरियसली फिर पढ़ाई की बीपीएससी की। और फिर भगवान की कृपा, अल्लाह का शुक्रिया है, कामयाब हो गए बीपीएससी में। तो 92 से हम फिर उसके बाद लगातार जॉब में ही रहे हैं। इस बीच जैसे आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि कई पोस्ट होल्ड किए हम। अंचल अधिकारी जो सीओ कहते हैं, बीडीओ कहते हैं, तो डिप्टी कलेक्टर का उसी से शुरुआत होती थी। उसके बाद फिर सीनियर डिप्टी कलेक्टर भी रहे। कई बार रजिस्ट्रार के तौर पर भी काम करने का मौका मिला हमको, ट्रेजरी ऑफिसर के तौर पर भी काम करने का मौका मिला। फिर एसएफसी होता है राज खाद्य निगम, उसमें डीएम एसएफसी के तौर पर काम करने का मौका मिला। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो काम करने का मौका मिला उसमें कई तरह के चैलेंजेस फेस करने होते हैं। बहुत तरह के काम, मतलब हर तरह का काम हम लोग को देखना ही पड़ता है एक प्रशासनिक पदाधिकारी के तौर पर। तो उसमें इलेक्शन हो, बाढ़ हो, कहीं अगलगी की घटना हो, सबसे निपटना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो। जिस वक्त हम लोग ज्वाइन किए थे उस वक्त में कुछ ज़िलों में उग्रवाद की भी घटना थी, तो उससे भी हम लोगों को निपटना पड़ता था। तो कहीं कुछ अगर घटना घटित हो जाती थी तो वहाँ पर जाना, रात में कैंप करना, राहत पहुँचाना, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे जिसमें सारे सहयोगियों के साथ, गांव वालों के साथ सपोर्ट लेते हुए हम लोगों ने इस काम को किया, अंजाम तक पहुँचाया। कहते हैं कि जितना ऊंचा ओहदा हो उससे जुड़ी जिम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं और चुनौतीपूर्ण होती हैं। जैसा कि आपके जीवन में आपको किताबों का भी साथ मिला, अपने दोस्तों का भी साथ मिला, और ऐसे भी कहा जाता है कि किताबें हम मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं जो हर परिस्थिति में हमारे लिए सहायक होती हैं। ऐसे में आज के समय में ये किताबों की दोस्ती बरकरार रहे या हमें अपने जीवन में किताब पढ़ने की आदत को शामिल करना चाहिए, इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। किताब से अच्छा कोई भी साथी नहीं, किताब से अच्छा कोई मार्गदर्शक नहीं, किताब से अच्छा कोई निर्देशक भी नहीं। तो किताब सबसे बहुमूल्य वस्तु है। और जो आजकल उसका अल्टरनेट में आ गया, हम लोग मोबाइल पर भी देख लेते हैं, पढ़ते हैं, या इंटरनेट पर देखते हैं। लेकिन जो अगर नज़र से पढ़ते हैं किताब तो उसकी अलग वैल्यू है। तो उसको पढ़ने के बाद में एक होता है हम रीडिंग दे रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, कि बहुत याद रह जाता है किताब। तो पढ़ाई तो बहुत अच्छी चीज़ है और वक्त काटने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, जानकारी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। मैं देखता हूँ कि मेरी एक बेटी है, वो चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ करी है। कभी भी हम लोग सफ़र पे जाते हैं या घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं तो उसकी रीडिंग हैबिट ऐसी है कि स्टेशन पे वो जाती है, सबसे पहले एक नॉवेल ख़रीदती है
और हम लोग नीचे बैठेंगे, वो ऊपर बैठ बर्थ पर जाएगी और पूरा सफ़र वो पढ़ते हुए निकाल लेती है। निहार फिरोज़ उसका नाम है। तो उसके देखते इंटरेस्ट अभी, अब वो लॉ करी है और उस दिशा में अच्छी पढ़ाई कर रही है। तो हम देखते हैं उसकी जिस तरह से हैबिट है पढ़ाई की, वैसा मेरा नहीं रहा है। हम लोग ज़्यादा खेल कूद में रहे, फिर भी किताब के बिना आदमी कामयाब नहीं हो सकता। और वह मेरी भी जो इस मुकाम तक जहाँ तक हम पहुँच पाए, तो उसमें किताब सबसे बड़ी भूमिका रही है। बिल्कुल जी। कहते हैं ना, किताबें जो होती हैं, किताबें या पढ़ने की जो आदत होती है, वो किसी भी सफलता को पाने के लिए, किसी भी मुकाम को पाने के लिए नींव होती है। अगर जितनी मजबूत वो नींव होगी, उतने ही सफल हम होंगे। जैसे अगर बात करें पुस्तकालय की, तो कहते एक शांत कमरा, ढेर सारी किताबें, कई लोग, फिर भी चुप, एकदम शांत। ऐसी कई और भी अलग खासियत और बातें होती हैं पुस्तकालय की, जो उन्हें अलग और खूबसूरत बनाती हैं। वर्तमान समय में आप राजकीय उर्दू पुस्तकालय में बतौर अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। चाहूँगी इस पुस्तकालय से जुड़ी कुछ विशेषताओं के बारे में बताएं। पुस्तकालय के महत्व से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लाइब्रेरी का जो इम्पोर्टेंस है, तो हमारे एक सीनियर थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वो आज हैं, सहकारिता डिपार्टमेंट, पहले वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। तो सर भी कहते थे कि पुस्तकालय के लिए वो दिल्ली में IAS की जो तैयारी कर रहे थे, तो बताएं कि सारी किताब खरीदना, सारा मटेरियल एकजुट करना बहुत मुश्किल होता था। कोई भी आदमी इतना सक्षम नहीं होता है कि सारी किताब, सारा मैगज़ीन, सारा पेपर को पढ़ पाए। इसके लिए सबसे अच्छी जगह होती है पुस्तकालय। अब पुस्तकालय के लिए शांत वातावरण, पुरसकून माहौल जिसको बोलते हैं, वो होना सबसे ज़रूरी है। और साफ़ सफाई, जहाँ पर अगर थोड़ी भी गंदगी होगी और हल्ला गुल्ला होगा तो आदमी उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो मेरी प्राथमिकता होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने लाइब्रेरी में, जो गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी है, राजकीय उर्दू पुस्तकालय, उसमें बिल्कुल ही अच्छा माहौल देने की मैं कोशिश करता हूँ। एकदम साफ़ सफाई मेरी ड्यूटी है कि उसको पूरी तरह से मैं देख लेता हूँ, चेक करता हूँ, साफ़ सफाई मेंटेन करना होता है। कुर्सी टेबल सब बिल्कुल करीने से सजा हो। अपनी जगह से अगर हटा रहेगा तो भी दिखने में लगता है कि हाँ वो सही जगह पर नहीं रखी हुई है। तो वो मेज़ कुर्सी भी सही हो। उसके बाद एक वातावरण ऐसा हो, बिल्कुल शांत स्वच्छ वातावरण हो। शांत वातावरण होने के लिए आपस में भी लोगों को डिस्कशन ना करे, इसका भी हम लोग ख्याल रखते हैं। जब वहाँ बैठते हैं तो एक दूसरे डिस्कशन करने से दूसरे को परेशानी हो सकती है। जहाँ तक लाइब्रेरी के महत्व की बात आपने कही, तो लाइब्रेरी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पहले भी हमने कहा कि कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता कि उसके पास किताबों का ज़ख़ीरा हो, लेकिन लाइब्रेरी ऐसी जगह है जहाँ पर किताब का ज़ख़ीरा होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी ऑथर का, अब पब्लिशर का, अगर आप किताब खोजना चाहें तो आपको मिल जाता है, लगभग मिल जाता है। पेपर्स आजकल तो देखते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको कई तरह का पेपर, समाचार पत्र पढ़ना होता है। तो लाइब्रेरी में हम लोग कम से कम 15-16 अखबार मंगाते हैं, जिसमें कि नेशनल पेपर्स भी होता है और बिहार के भी पेपर्स होते हैं। उसमें हम लोगों के यहाँ चूँकि गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी है, तो उर्दू के भी 6 पेपर्स रहते हैं, हिंदी के रहते हैं और फिर इंग्लिश के रहते हैं। तो सारा स्टैंडर्ड का पेपर भी हम लोग मंगवाते हैं। और ये बहुत अच्छा लगता है देखने में कि पटना का छात्र आकर बैठता है, या दूर दराज का छात्र जो कहीं लॉज में ठहरा हुआ है, वो लाइब्रेरी खुलने का इंतज़ार करता है, लाइब्रेरी में आता है और बड़ी संजीदगी से वो पढ़ाई करता है, पेपर भी पढ़ता है, मैगज़ीन भी पढ़ता है। हम लोग सारे मैगज़ीन जो कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं वो सब मंगवाते हैं। फिर सब्जेक्ट की किताब तो है ही। राजकीय उर्दू पुस्तकालय की विशेषता ये है कि ये पुस्तकालय 1938 की है जी, आज़ादी के पूर्व की ये पुस्तकालय है। तो इसमें बहुत ही पुरानी किताबें भी हैं, जो कि जिसको रेयर बुक्स की श्रेणी में लाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर हमने देखा कि 1912, 1920 ऐसे नज़र डालने पर दिखाई दे रहा है कि इतनी पुरानी किताबें हैं। तो उससे भी लोग फैज़याब होते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, निकालते हैं किताब को, पढ़ते हैं। स्टाफ लोग रखते हैं जिसको बड़ा हम लोग ट्रेन करते हैं कि वो डेडिकेशन के साथ बच्चों को किताब उपलब्ध कराए। और बगल में मेरा चैम्बर है, हम बैठते हैं तो कभी भी हम उधर से आवाज़ नहीं सुनाई देती। ये व्यवस्था मैं खुद से कहूँगा कि मेरे लाइब्रेरी का व्यवस्था अच्छा है जी। जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि बेशक आज के समय में पुस्तकालय केवल किताबों तक सीमित नहीं है, इसमें कई नए प्रावधानों को भी शामिल किया है। जैसे ट्रेनिंग की सुविधा
ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों को तैयारी करवाई जाती है, और क्या कुछ नए प्रावधान इसके तहत आते हैं? बेसिक जो पुस्तकालय का उद्देश्य है कि एक होता है कि डॉक्टर रामानुजन जो हैं वो लाइब्रेरी के जनक माने जाते हैं। तो उनके 5 सिद्धांत थे। तो उसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि पुस्तक आपके लिए है और आप पुस्तकों के लिए, माने पाठक पुस्तक के लिए और पुस्तक पाठक के लिए। तो किताब सिर्फ अगर लाइब्रेरी रखी हुई है अलमीरा में तो वो हम लोग का मकसद पूरा नहीं करता। ये हम लोग का अप्रोच होना चाहिए और लोगों का भी अप्रोच होना चाहिए कि पाठक उठ करके पुस्तक को निकालें, पुस्तक को देखें। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पुस्तक सिर्फ अगर हम लोग लगा कर रखे हुए हैं, उसको कोई पढ़ने वाला नहीं है, पाठक नहीं है, तो कुछ भी फ़ायदा नहीं आता है। तो प्रेरित करना होता है। कुछ पुस्तकालयों के हम लोग बीच बीच में क्या करते हैं, पुस्तकों की नुमाइश करते हैं। समय समय पर कुछ विशेष कार्यक्रम अगर होता है तो हम लोग किताब की नुमाइश लगाते हैं। नुमाइश मतलब एग्जीबिशन लगाते हैं जी। पुरानी किताबों का भी, तो उसको लोग देखते हैं, देखने के बाद में प्रेरित होते हैं, फिर उस तरह की कुछ किताब को निकालते हैं, पढ़ते हैं। आपने क्या सवाल किया हुआ था कि उसके अलावा और क्या क्या चीज़ है? जो पढ़ने के अलावा फिर हम लोग एक वहाँ पर इंटर्नशिप भी करा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि कहीं से लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं या फिर डिप्लोमा होल्डर्स हैं। उसके बाद उन लोगों को ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है सिर्फ पढ़ाई करने के बाद में, तो वो हम लोग उसके लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था रखे हैं। तो कम से कम हम हर वक्त हम लोग क्या 3-4 लोग ऐसे रहते हैं जो कि लाइब्रेरी साइंस में इंटर्नशिप कर रहे हैं। उनसे हमको भी बहुत सुविधा होती है। उन लोगों को जो भी काम अगर दिया जाता है इंटर्नशिप के तौर पर, तो बहुत ही कायदे से करने की वो लोग कोशिश करते हैं। तो हमको एक अच्छी बात ये लगी कि लाइब्रेरी साइंस से के जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर, वो लोग इसके प्रति डेडिकेशन दिखता है लाइब्रेरी के प्रति, और बहुत अच्छे ढंग से उन लोग काम करते हैं। तो वो हम लोगों ने शुरू किया है, इंटर्नशिप कराते हैं। समय समय पर जो हमारे पाठकगण जो आते हैं लाइब्रेरी में, उनसे हम लोग वाद विवाद की भी कभी सेशन रखते हैं। कभी अभी हाल ही में हमने किया था 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे के मौके पर। तो जो लोग आए हुए थे उनके से वाद विवाद कराया, उनको हम लोगों ने पुरस्कृत भी किया, प्रमाण पत्र भी दिया। जी, जैसा कि सर अभी आपने जिक्र किया कि आज पुस्तकालय केवल किताबों तक सीमित नहीं है, कई नए प्रावधानों को शामिल किया गया, जैसे इंटर्नशिप की सुविधा प्रदान की जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी किया जाता है। ऐसे में अगर कोई छात्र इन सुविधाओं का आनंद उठाना चाहता है या इन सुविधाओं के तहत लाइब्रेरी से जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या कुछ कार्य करने होंगे या क्या कुछ प्रोसीजर है इसके? जो लाइब्रेरी में पाठक आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आते हैं, या रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं, ख़ासतौर से उर्दू के रिसर्च स्कॉलर हमारे यहाँ आते हैं, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी से वो लोग अगर पीएचडी भी कर रहे हो तो वो निश्चित रूप से गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत पुरानी किताबें हैं, बहुत पुरानी किताबें हैं जो कि बहुत रेयर है, उनको खोजने के लिए वो लोग आते हैं। उन लोगों के लिए हम लोगों के यहाँ पर ऐसा कोई भी फ़ीस का प्रावधान नहीं है। वो लोग सीधे आते हैं, आने के बाद में सिर्फ उनकी आइडेंटिटी प्रूफ ली जाती है, आधार कार्ड या आइडेंटिटी प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद उनको अलाउ किया जाता है रीडिंग हॉल जाने के लिए। वो पढ़ते हैं और बैठते हैं। उसके बाद अगर किसी किताब की उनको आवश्यकता होती है वो लिख कर देते हैं और हमारी स्टाफ उसको किताब लाकर प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरह के ये हो गए पाठक जो कि वहीं पर स्टडी करते हैं जी। और उनको वहाँ पर ही किताब उपलब्ध कराई जाती है। तो उन लोगों के लिए वो सुविधा है। इंटर्नशिप का प्रश्न है कि जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, चूँकि हम लोगों के यहाँ से एक सर्टिफिकेट भी दी जाती है इंटर्नशिप की, 3 महीने का इंटर्नशिप करता है, तो उसमें वो रेगुलर चलता रहता है। कभी 2-3-4 लोग आते हैं जो लाइब्रेरी साइंस के पढ़े हुए होते हैं, जो ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा होल्डर्स, वो लोग आते हैं। तो जब भी आते हैं उनको हम लोग देखने के बाद में वो अलाउ कर देते हैं और वो लोग इंटर्नशिप करते हैं, हम लोगों का काम में सहयोग भी करते हैं इस बीच में और सीखते भी हैं। चूँकि काफ़ी अनुभवी लोग हैं मेरे यहाँ पर, तो उन लोगों से सीखते हैं लाइब्रेरी साइंस का। तीसरी बात आपने की थी, जैसे एक हो गया पढ़ने का, हाँ, जो एक लाइफ मेंबर भी हमारे यहाँ पढ़ने का प्रावधान है, जो किताब घर ले जा सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही मिनिमम अमाउंट है 500 रुपये का। 500 रुपये का देना होता है और उनकी आइडेंटिटी हम लोग देखते हैं। उसको आइडेंटिटी देखने के बाद उनको संतुष्ट किया जाता है कि आइडेंटिटी उनकी सही है। उसके बाद 500 रुपया लेने के बाद में उनको हम लोग लाइफ मेंबर बना देते हैं।
जो लाइफ मेंबर हो जाते हैं सिर्फ 500 रुपये के आधार पर, तो वो किताब को घर ले जा सकते हैं। 2 किताब वो घर ले जा सकते हैं, पढ़ने के बाद में फिर निश्चित अंतराल पर उनको वापस करना होता है। तो हम लोग 15 दिनों का समय देते हैं एक किताब को रखने के लिए। तो यही 3 प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं कि डायरेक्ट रीडर्स आ जाएं, या रीडर्स को अगर बुक कैरी करना हो तो उसके लिए उनको मेंबर बनना होता है, जिसके लिए 500 रुपये का फ़ी अदा करना होता है। और जैसे कि जो भी आप ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करते हैं वो निःशुल्क होती है, उसके लिए कुछ एडिशनल चार्जेस लगते हैं? नहीं, ये बिल्कुल निःशुल्क होती है जी, निःशुल्क होती है, उसमें कोई फ़ी नहीं लगती। ये लाइब्रेरी साइंस से जुड़े ही ट्रेनिंग रहती है, इसके अलावा और भी कुछ ऐसी ट्रेनिंग होती है? हाँ, ये ट्रेनिंग तो लाइब्रेरी साइंस से जुड़े होते हैं, लेकिन रिसर्च वर्क जो होता है वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए करने के लिए उसके लिए हमारे पास उपयुक्त पुस्तकें मौजूद हैं। जी, आज के युग की बात करें तो आज के तकनीकी युग में हर जगह तकनीकों के उपयोग को देखने और सुनने को मिलता है। ऐसे में ई लाइब्रेरी के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अभी तक हम लोगों ने अपनी लाइब्रेरी में वेबसाइट तो बनाए हुए हैं, वेबसाइट है, उसके बाद सारे बुक्स की इंडेक्सिंग करा ली गई है, और उसके बाद उसका डिजिटल नंबर है बुक्स का, और वेबसाइट पर खोजने से अभी इस हद तक हम लोगों का काम हुआ कि वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी किताब उस लाइब्रेरी में उपलब्ध है। तो उसको आप सर्च कर सकते हैं ऑथर के नाम से, पब्लिशर के नाम से, या फिर सब्जेक्ट से, तो उससे सर्च कर सकते हैं। कम से कम ये सुविधा हो गई है कि कौन सी किताब वहाँ उपलब्ध है वो आपको जानकारी मिल जाएगी। ख़ासतौर से बुज़ुर्ग लोग बहुत सारे हैं जो कि बहुत इंटरेस्ट लेते हैं उर्दू पढ़ने के से, जो पुराने लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, तो उन लोगों को पता लग जाता है कि ये किताब है, तो ख़ास तौर से स्लिप भेज करके किसी को ऑथराइज़ करके वो किताब मंगवाते हैं, या खुद भी आते हैं, वो लोग भी पढ़ते हैं। तो ये सुविधा इस हद तक की है। आगे हम लोगों का प्रोग्राम है बुक्स को स्कैनिंग करा करके ई लाइब्रेरी बनाने का, सारे बुक्स को। तो चूँकि ये बहुत ज़रूरी भी लग रहा है। हमारे पूर्व में जो अपर मुख्य सचिव थे श्री दीपक कुमार सिंह साहब, उनकी भी सोच थी कि इस लाइब्रेरी में रेयर बुक्स है, इसलिए इसको पूरी तरह से स्कैन करा करके ई लाइब्रेरी बनाया जाना चाहिए ताकि वो सुरक्षित और संरक्षित रहे। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उस पर जल्द ही हम लोग काम करें ई लाइब्रेरी के लिए। अगर उर्दू भाषा की बात करें तो ये बहुत ही समृद्ध, खूबसूरत और अलग और अद्भुत भाषा है। लोगों का जुड़ाव इससे अधिक से अधिक हो, इसके महत्व के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? यार, तो आपने बहुत सही कहा, अच्छा भी लगा सुनकर कि उर्दू एक बहुत ही अच्छी भाषा है, बहुत ही मीठी ज़ुबान इसको लोग कहता है। तो इस पर एक छोटा सा पहले शेर कहेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। ये शेर है, फ़ज़ा कैसी भी हो वो रंग अपना घोल लेता है, फ़ज़ा कैसी भी हो वो रंग अपना घोल लेता है, सलीक़े से ज़माने में जो उर्दू बोल लेता है। तो ये तो हम उर्दू की ही तारीफ़ में ये शेर कह दिया। लेकिन उर्दू एक बहुत ही अच्छी भाषा है, आसान भाषा है। ख़ास तौर से आम बोलचाल में इसका उपयोग तो होता ही होता है। आम बोलचाल में हम लोग बहुत ही ज़्यादा उर्दू के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, और उर्दू एक ऐसी भाषा है जिसमें कि हिंदी के भी शब्द हैं, कुछ संस्कृत के भी शब्द होंगे, इंग्लिश के वर्ड को भी इसमें समायोजित कर लिया जाता है वक्त ज़रूरत। मतलब अगर कलेक्टर है तो उसको हम लोग कलेक्टर भी कह लेते हैं, तो इंग्लिश का वर्ड भी आ गया, हिंदी के कई वर्ड्स इसमें हैं। उसके बाद तो इस तरह का इतना पॉपुलर है उर्दू कि बोलने में भी बहुत आसानी है, कोई परेशानी नहीं होती है। जहाँ तक लिपि का प्रश्न है, इसकी लिपि थोड़ी अलग है। लिपि हिंदी का या इंग्लिश का अगर बाएं से चलता है तो इसमें दाहिने से लिखना होता है। तो ये इसकी वजह कर, चूँकि लिपि की वजह कर बचपन से अगर कोई उर्दू पढ़ रहा है तो उसको आसानी होती है लिपि में। लेकिन आज के दौर में ऐसा है ना कि उर्दू सीखने के लिए कई जगह पर केंद्र भी हैं। ये ख़ास तौर से हम लोग राजभाषा निदेशालय, वहाँ पर भी उर्दू सिखाया जाता है। और हम लोगों के यहाँ भी कई लोग ऐसे आते हैं जो कि उर्दू सिखाने के लिए बोलते हैं कि अगर कोई भी आदमी आएगा तो उसको उर्दू सिखाएंगे। तो एक बहुत ही बुज़ुर्ग आदमी है जो कि 80 साल से ऊपर के आदमी है, वो आते हैं बराबर, हम कोई ऑफ़र करते हैं कि कोई भी आपके यहाँ इतना स्टूडेंट बैठा हुआ है जो अगर उर्दू सीखना चाहे तो 7 दिन में बोलते हैं, 7 दिन में बोलते हैं कि हम उसको उर्दू लिखना पढ़ना सिखा देंगे। तो इसको हम भी कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा केंद्र हो जहाँ पर उर्दू सिखाई जा सके। तो उर्दू की खूबसूरती, उसका जो गज़ल है, उसके जो मज़ामीन हैं बहुत ही पॉपुलर हैं। और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में भी उर्दू का काफ़ी इस्तेमाल होता है।
जी। जो पुरानी फिल्म हो या आज तक की जो फिल्में बन रही हैं जिसमें अच्छे गाने हैं तो उर्दू लिरिक्स होता है। तो उर्दू वास्तव में बहुत खूबसूरत ज़ुबान है, अच्छी ज़ुबान है। उसी में उर्दू के सिलसिले का एक दो शेर भी हमने लिखा था। जैसे देखिए उसकी खूबसूरती उर्दू का है, कुछ शेर के तौर पर अगर कहना चाहेंगे। बहुत छोटी सी बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे से शेर में कह देता है शायर। जैसे है, उड़ने दो परिंदों को अभी शोख हवा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। एक ये बहुत ही अच्छा शेर है, छोटा सा शेर में कितनी बड़ी बात को कह दी गई। बहुत ही, तो ये उर्दू की खूबी है। एक और हम अगर कहते हैं, फिज़ा से शाम होते ही परिंदे लौट आते हैं, फिज़ा से शाम होते ही परिंदे लौट आते हैं, ज़मीं पर जो सुकून है वो आसमानों में नहीं मिलता। तो आदमी कहीं भी जाता है, अमेरिका, दिल्ली, विदेश काम करने के लिए, जो घर पर आता है तो उसके सिलसिले का एक शेर है। तो यही खूबसूरती है कि छोटी सी बात में, छोटा सा शेर में कितनी बड़ी बात शायर कह पाता है, कितनी सही बात कह दी जाती है। जी। एक और है जो कि साहिर लुधियानवी का, अभी 25 साहिर लुधियानवी का एक फंक्शन मनाया जा रहा था पटना यूनिवर्सिटी में, उसमें हमको भी आमंत्रित किया गया था, हम भी गए थे। तो एक साहिर लुधियानवी का शेर है, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। ये साहिर का अपना शेर है। एक लास्ट में शेर के क्रम में ये कहना चाहूँगा, हिंदी से संबंधित है। सगी बहनों का रिश्ता है जो उर्दू और हिंदी में, ये राहत इंदौरी का शेर है। सगी बहनों का रिश्ता है जो उर्दू और हिंदी में कहीं दुनिया की दो जिंदा जुबानों में नहीं मिलता। तो आप हिंदी बोलिए, उसमें भी उर्दू के वर्ड आएंगे, हम उर्दू, और कोई उर्दू बोलता है तो उसमें भी हिंदी के वर्ड आएंगे। तो भाषा तो बहुत अच्छी है। लिपि में थोड़ी सी कठिनाई होती है जो कि उर्दू नहीं पढ़े हैं उनको, लेकिन उसके लिए भी ऐसी व्यवस्था 7 दिन 15 दिन में लोग सिखा देते हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने अभी अपनी बातों में जिक्र किया गज़ल का, और आप भी गज़ल गाने का शौक़ रखते हैं, तो चाहूँगी कि कोई भी एक गज़ल जो आपके दिल के बेहद करीब हो वो हमारे दर्शकों को गाकर सुनाएं। गज़ल गाने का तो शौक़ रहा है जी। बहुत अच्छा तो नहीं गाते, लेकिन फिर भी हम कोशिश कुछ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर तो मुझे लगता है कि एक पॉपुलर सॉन्ग ही सुना दे, पॉपुलर गज़ल। तो चलिए। तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। शुक्रिया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी। ये गुलजार साहब की गज़ल थी। आपने कहा कि आप बहुत बढ़िया नहीं गाते, लेकिन बेशक आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ही सुंदर आवाज़ है आपकी और बहुत अच्छा लगा जी। और भी अगर ऐसी कोई गज़ल है जो आप सुनाना चाहें तो बेशक सुना सकते हैं। तो एक तलत अजीज़ का है, वो डैडी फिल्म में तलत अजीज़ हमने गाया था जी। कभी ख्वाब में या ख्याल में, कभी जिंदगानी की धार पे, मैं अधूरा सा एक गीत हूँ, मुझे अर्थ दे तो सवार के, कभी ख्वाब में या ख्याल में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। आपके बारे में अगर बात करूँ तो आपके द्वारा कई ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद कार्यक्रम के ज़रिए भी आपने युवाओं को प्रोत्साहित किया है, उनका मार्गदर्शन किया है विभिन्न स्तर पे। चाहूँगी उसकी भी कुछ जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें।
सबसे अच्छी चीज़ तो है पढ़ाई लिखाई, उसका कोई विकल्प नहीं, कोई उसका बदल नहीं है। बच्चों की भविष्य के लिए पढ़ाई लिखाई सबसे अच्छी चीज़ है। उसके अलावा उनका मनोरंजन भी होना चाहिए ताकि वो समाज में हर दिशा में आगे बढ़ सके। मेरा ये अपना सोच है। इस नाते जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग रही तो कहीं पर अगर उस तरह का ग्रुप मुझे मिलता था जिनके खेलकूद में दिलचस्पी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिलचस्पी है, तो हम उनको बहुत मदद करने की कोशिश करते थे, हमसे जो बन पड़ता था। तो उस क्रम में हमको याद पड़ता है कि हम दाऊद नगर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जब थे तो वहाँ पर एक ऐसे बच्चों का टीम हमसे मिला था कि जिनको खेल कूद का बहुत शौक़ था और अच्छा खेलते कूदते थे। कुछ ऐसे खेलते जो कि जिसमें मेरी अपनी रुचि नहीं थी, लेकिन उनके साथ बैठने उठने के बाद में मेरी भी काफ़ी रुचि बन गई। उन लोगों का जो दौड़ करते थे, मैराथन करते थे, हर्डल रेस करते थे, वो सब जब हम लोग देखे तो बहुत ही अच्छा लगा। हम काफ़ी उन लोगों को प्रोत्साहित करते थे। फिर वो लोग कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे। उस तरह का परिवेश में इस तरह का जो खेल करते थे, तो हम कभी कभी ऐसा करते थे, मेरे ऑफिस के सामने ही उन लोगों का खेल होता था, तो हम वहाँ टेबल लगा करके वहीं पर हम काम भी करते थे, उन लोगों का खेल भी देखा करते थे। तो वो लोग भी अच्छा प्रोत्साहित होते थे बच्चे, चूँकि उनको एक सपोर्ट मिलता था। तो वहाँ से लोग जो है नेशनल लेवल तक चले गए, खो खो में, कबड्डी में। फिर उसके बाद जो दौड़ था उसमें उन लोग बहुत अच्छा तय किए सफ़र अपना, बिहार का भी प्रतिनिधित्व किया और नेशनल लेवल तक उन लोग खेले। तो वहाँ पर हमको अच्छा लगा था, एक अच्छी टीम दिखाई दी। उसके बाद फिर हम भागलपुर में जाते तो वहाँ पर बैडमिंटन खेलने के बड़े अच्छे बच्चे लोग थे, बैडमिंटन के शौकीन। तो वहाँ पर हम भी जाते थे बैडमिंटन खेलने के लिए। वहाँ पर उस वक्त डीएम थे केपी रमैया साहब, सर बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते थे, तो सर के साथ हम भी जाते थे। तो वहाँ पर जो देखते थे खिलाड़ियों को खेलते हुए, लड़कों को लड़कियों को खेलते हुए, तो हम लोग प्रेरित भी होते थे, उन लोगों को प्रेरित भी करने की कोशिश करते थे। तो जो उनकी कमी होती थी अगर, तो उसको पूरा डीएम साहब की मदद से हम लोग करवाते थे खेलकूद में। और वहाँ के भी लड़के नेशनल लेवल तक गए हैं खेलने के लिए। सबसे अच्छा ये लगता था कि वो लोग हमको इतना रिस्पेक्ट भी कर लेता था कि अगर कोई जा रहा है बाहर खेलने के लिए, सिंगापुर जा रहा है, जापान गया खेलने के लिए, तो वो हमसे मिलने के लिए आता था और फिर हमसे मिलने के बाद फिर वो प्रस्थान करता था। तो बहुत गर्व का भी अनुभूति होती थी कि हाँ, हमारे जानने वाला बच्चा जापान जा रहा है या फिर सिंगापुर जा रहा है खेलने के लिए। दिल्ली वगैरह तो जाता ही था, नेशनल लेवल तक खेलता था। तो वो चीज़ है कि उनके साथ में रह करके हम लोग उनको प्रोत्साहित करने का काम करते थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी कुछ लोग थे जो दाऊद नगर में, अभी भी शायद मेरा नाम उनको याद आ जाए, एक बरजेश श्रीवास्तव जी थे। उनके पास कुछ टीम थी बच्चों का, ऐसा गाना गाते थे, ऐसा फिज़ा बांधते थे कि माहौल बन जाता था। अब पता नहीं, वो काफ़ी उस वक्त भी बहुत बुजुर्ग थे बरजेश श्रीवास्तव। तो वैसे वैसे लोग, कलाकार लोग हैं जिनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। अभी एक है पूर्णिया की, कोई कटिहार की एक लड़की है, सितारा नाम है, तो वो इंडियन आइडल तक गई थी। वो एक हमारे मित्र हैं अरुण कुमार ठाकुर साहब, वहाँ पर वो शायद डीडीसी थे कटिहार में, तो उसके संपर्क में आई थी। तो अरुण ठाकुर एक दिन उसको मेरे पास भेजे थे, तो हम देखे उसको, सुनी वो उसकी गायकी की, जब सुने तो बहुत ही अच्छा लगा। तो बिहार में ऐसे ऐसे टैलेंट हैं जिनको मुकाम तक, आगे मुकाम तक पहुंचाना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। आप बतौर उप सचिव शिक्षा विभाग में भी कार्यरत रह चुके हैं। अगर ऐसे में कहा जाता है कि सही दिशा निर्देश की आवश्यकता बच्चों को, युवाओं को सही समय पे बहुत अधिक होती है। बच्चों को उनके प्रारंभिक शिक्षा के दौरान सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सही दिशा निर्देश की, और युवाओं को जब वो अपने भविष्य को चयनित करते हैं। ऐसे में आपके मुताबिक या आपके अनुभव के मुताबिक माता पिता को, शिक्षकों को और समाज को किस प्रकार युवाओं का, बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए या किस प्रकार उनकी परवरिश करनी चाहिए ताकि किसी प्रकार का भटकाव उनके जीवन में ना आए? सबसे पहला पाठशाला जो बच्चों का होता है वो होता है घर, माँ, उसकी पहली शिक्षिका होती है, शिक्षक होते हैं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि जो सरकार हमेशा से कोशिश करती रही है महिलाओं की पढ़ाई पर, और ख़ास तौर से अभी जो वर्तमान सरकार है माननीय नीतीश कुमार जी की, तो उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर बहुत काम किया। तो महिला अगर पढ़ी लिखी होंगी तो आगे वाला जो भविष्य है बच्चों का, आने वाला भविष्य, वह बेहतर होगा। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी ओर से जो साइकिल योजना का। जब साइकिल योजना बिहार में जारी हुआ था
तो उस वक्त ऐसा महसूस नहीं हो पा रहा था ये योजना इतनी सफल होगी। हमारा आप शहर में रहते हैं तो हो सकता है उसकी हम लोग महत्वता नहीं जान पाए, लेकिन गांव में जो परिवेश था, लड़कियां घर से बाहर निकलती भी थी तो खेलने कूदने के बाद में लौट जाती थी। जो साइकिल योजना मिला तो लड़कियां साइकिल चलाने सीखी, और आज गांव में आप देखती होंगी अगर कभी शहर से गुजरते हुए, तो लड़कियां साइकिल पर झुंड के झुंड स्कूल जाती हैं। स्कूल में साइकिल लगाने की जगह नहीं होती। तो साइकिल योजना इतना ही सफल योजना रहा, जिस वक्त हम उस वक्त में कहीं पर वीडियो थे तो हम लोगों को आशा नहीं थी, पता लगा कि साइकिल योजना रहा। ऐसा लगता था ये साइकिल घर ले जाएंगी लड़की और उसका भाई ले लेगा या बाप लेकर चलाएगा, लेकिन ये जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी उसकी वजह का ऐसा हुआ कि साइकिल योजना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सफल हुई। जब लड़कियां पढ़ रही हैं, पढ़ेंगी, तो उसका फ़ायदा आने वाले भविष्य को, आने वाले जनरेशन को मिलेगा। उसके बाद एक और काम हुआ, ये हुआ शराबबंदी। तो जो शराबबंदी हो जाने की वजह कर उसको हम जोड़ कर देखते हैं कि लड़कियां अब निर्भीक होकर साइकिल से जाती हैं, कोई उसको ना कोई शराबी इस तरह का लोग नहीं मिलता। तो ये है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है शराबबंदी की बात है। इसकी वजह कर पढ़ाई पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है, जहाँ तक मेरा अपना सोच है। उसके बाद ग्रामीण दृष्टिकोण से अगर से देखते हैं, गरीबों के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो छात्रवृत्ति है फिर बच्चों के लिए, माने हर स्तर पर उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, भारत और बिहार सरकार के द्वारा। छात्रवृत्ति मिलती है उनको, पढ़ने के लिए पढ़ाई किताब मिल जाती है, जाने के लिए साधन साइकिल मुहैया कराया गया। तो पूरी सुविधा है। ज़रूरी यह है कि जो गार्जियन में, माँ बाप में थोड़ी सी सेंसिटिविटी हो कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित कर सके। एक और मामला है जो भारत सरकार का आंगनवाड़ी का कंसेप्ट, वो भी बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है आंगनवाड़ी का। आप देखते होंगे कि आजकल प्ले स्कूल खुल रहा है, वो आंगनवाड़ी का जो परिकल्पना है उसी से यहाँ पर आजकल बड़े लेवल पर प्ले स्कूल खुलने लगा। आंगनवाड़ी केंद्र में 6 महीना से लेकर के, या फिर समझिए कि बच्चे की माता का जन्म लेने से लेकर के और उसके स्कूल जाने तक की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी केंद्र की होती है। तो जो माँ होती है उनको पहले उचित दवा देना, उनका देखभाल करना, फिर 6 माह से 3 साल के बच्चों का अलग प्रबंधन करना, फिर 3 साल से 5 साल के, मतलब सरकार इतना चिंता करती है, इतना ध्यान देती है। 3 साल से 5 साल के बच्चों के लिए प्री स्कूल का व्यवस्था करना। तो ये सारी व्यवस्था है। ये व्यवस्था तभी सार्थक होता है जबकि जिसके लिए वो व्यवस्था की गई है वो थोड़े से उसके प्रति सेंसिटिव हों और जागरूक हों और समझ पाएँ कि इससे क्या फ़ायदा होता है। इसको प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है और महिलाओं को एजुकेट करने की आवश्यकता है मेरे ख्याल से। जी जी, बेशक जिस तरीके से सरकार प्रयास करिए और उसी का यह नतीजा है कि हम इतने तेज़ी से प्रगतिशील हो रहे हैं, विकासशील हो रहे हैं। अगर आपके कार्यकाल की बात की जाए तो आपने अपने कार्यकाल के दौरान कई पदों पर पदभार रहकर अपनी काबिलियत को साबित किया है। बेशक कई जिम्मेदारियां रही होंगी, कई चुनौतियां रही होंगी। ऐसे में आपने इन जिम्मेदारियों, इन चुनौतियों को किस प्रकार पार किया या किस प्रकार अपनी काबिलियत को साबित किया? अभी तो एजुकेशन से रिलेटेड बात हो रही है, तो उस पर ही हम लोग डिस्कस करना अगर चाहेंगे जी। तो हम लोग देखते थे कि जहाँ पर बच्चे जिस टोला में नहीं जा पा रहे हैं तो उनको प्रेरित कर करके उनको स्कूल भेजना या आंगनवाड़ी केंद्र भेजना, ये सारा हम लोग व्यवस्था करने की कोशिश करते थे। उसके बाद अदर चैलेंजेस की जो बात अगर आपने की तो हम पहले भी एक बार डिस्कशन में बात किए थे कि सभी तरह का काम हम लोगों को करना पड़ता था। इलेक्शन से लेकर के उग्रवाद से निपटना, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या करना, वो सब हम लोगों को करना पड़ा और करते रहे हैं। कभी हमको याद पड़ता है जो बाढ़ की स्थिति अगर आती थी तो उसमें लोगों के जो घर डूब जाते थे, लोग सड़क पर चले आते थे, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कराना, उनको आश्रय देना, ये सब एक तरह से अगर हम लोग चाहें सोचते हैं तो ये बहुत ही बड़ा काम हम लोग के हाथों से हुआ है। अगर बाढ़ में सब लोग डूब गए हैं उसको हम लोगों को निकलवाते थे और उसको वहाँ से विस्थापित कर करके और फिर पुनः स्थापित करते थे। NH पूरा भरा रहता था, बीहपुर वाला जो सड़क है पूरा NH बाढ़ पीड़ितों से भर जाता था। हम लोग सुबह से, मतलब सोने का सवाल ही नहीं, रात भर हम लोग उनकी सेवा में लगे रहते थे और कि कोई अप्रिय घटना नहीं घट जाए, सांप से भी बचाना है, जानवर से भी बचाना है, उनके जानवर की भी रक्षा करना है।
तो ये सब चीज़ मेरे सामने नज़र में आ रहा है कि किस तरह से हम लोग करते थे। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बाढ़ के बांध पर हम खड़े हुए हैं, अब बांध कहीं का टूट गया और उस वक्त में पता चल रहा है बस, और हम लोग आगे आगे भाग रहे हैं रोड पर, अब पीछे से बाढ़ का पानी चला रहा है। तो ये सिचुएशन भी हमने देखा है। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या ज़िला पर जो समस्या आता था उसका समाधान करने की कोशिश की है। बेशक जिस तरीके से आपने अपने कार्यकाल के दौरान अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है, जिस तरीके से अपने कार्य को किया है, जिस सक्रियता के साथ अपने कार्य को निभाया है, बेशक वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। चलते चलते 2 शब्दों में हमारे दर्शकों को क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं एजुकेशन से रिलेटेड रहा हूँ तो संदेश मैं देना चाहूँगा दर्शकों को भी और उनकी माताओं को भी, बच्चों को भी, कि पढ़ाई करें, पढ़ाने का कोई विकल्प नहीं है। और एक चीज़ है कि मोबाइल का कम से कम प्रयोग करें, किताब से जुड़ें, अब बाहर का जो खेल कूद होता था पहले ज़माने का, उसको खेल कूद में भी सम्मिलित हो, उसमें भी भागीदारी करें। पढ़ना है, खेलना है और अपने बचपन को एंजॉय करना है। बिल्कुल। अर्शद जी, आप यहाँ पर आए, इतना कि अपना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों के साथ इतनी अच्छी बातें साझा की, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान, राष्ट्रीय उर्दू पुस्तकालय के अध्यक्ष अरशद फिरोज जी, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की। इसी के साथ वक्त हो चला है आपको बताने का कि हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, जिसके लिए ज़रूरी आपको हमारा पता नोट करना। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001, और हमारा ईमेल है director ddkpatna@gmail.com।